एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज मैं क्लास 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैं पूरी पार्टनरशिप, फर्म एंड शेयर कैपिटल के वीडियोस बना चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज इस वीडियो में हम टूल्स पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आप ये सभी नोट्स चाहते हैं तो मेरे ऐप स्टडीनेटिक को जरूर डाउनलोड कर लेना और वहां से इसके नोट्स ले लेना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं किस चीज से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने मीनिंग लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। क्या कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in the financial statement to understand and take economic decision। देखो, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जब चलता है तो उसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको क्या करने की नीड होती है? एनालिसिस करने की नीड होती है। वो एनालिसिस करके ये देखती है कि वो जो काम कर रही है उसमें उसे कितने फंड की और नीड है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सेस फंड यूज कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से बिजनेस काम कर रहा है या फर्म या कंपनी काम कर रही है उससे फ्यूचर में उन्हें लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है ना, जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनता है। उसे एनालिसिस करने की नीड होती है। तो यहाँ पर उसे एनालिसिस कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो यहाँ पर टूल्स बताए गए हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सबसे पहला टूल कौन सा है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम और कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, यहां पर क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, एक साल के डेटा का, ठीक है ना, एक साल की बैलेंस शीट का या एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, हमारे जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या हमारी जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, पिछले 2-3 सालों की जो बैलेंस शीट है, उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है। ये कंपैरिजन करके देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि लास्ट टाइम जो हमने खर्चे किए थे वो कम किए थे और इस साल हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन करके देखा जाता है। यहां पर ये कंपैरिजन इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म भी होता है। इंट्रा फर्म में क्या होता है, हम हमारी ही फर्म का कंपैरिजन हमारे पिछले फर्म के जो अकाउंटिंग पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ करते हैं, और इंटर फर्म कंपैरिजन में हमारे जैसी ही जो फर्म है, जो हमारे जैसा ही काम करती है, उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं अपनी फाइनेंशियल डेटा का, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो इसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए कैसे ये किया जाता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है, उसका यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है। सिंपल सा वही फॉर्मेट है जो हमने कंपनी अकाउंट में समझा था। ये वही फॉर्मेट है जो हमने कंपनी अकाउंट में समझा था। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी ऊपर आती है और जितनी भी एसेट्स है वो नीचे आती हैं। कॉलम जो होते हैं, एक होता है नोट नंबर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट लिखा जाता है। तो इसे ए करके डिनोट किया गया है, इसे बी करके डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं उन्हें कैसे पता चला करते हैं? बी मतलब करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के अमाउंट से माइनस किया जाता है, और उसके बाद यहां पर देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज चेंज देखते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, D = C/A × 100। तो D क्या है? जो परसेंटेज चेंज हमें देखना है, C क्या है? जो एब्सोल्यूट चेंज निकला है, और A क्या है? जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। × 100 करके इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पिछले साल कैसा था और इस साल कैसा है, मतलब हमारी जो बैलेंस शीट है, क्योंकि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसके बाद यहाँ
यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। देखो ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों वही फॉर्मेट है जो अभी हमने शेयर कैपिटल में या कंपनी अकाउंट में पढ़ा था। इसमें नोट नंबर डलता है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, एब्सोल्यूट मतलब आपने क्या किया, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करके देख लिया और वही फॉर्मूला पुट करना है, D = C/A × 100। मतलब इससे क्या होगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन पता चल जाएगी। तो ये क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। इसके बाद आता है क्या, नेक्स्ट जो टूल है इसका वो आता है इसके बाद, वो है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। सेम कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा ही कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट और द कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट means statement in which the individual item of financial statement of 2 or more year are placed side by side। and यहाँ पे जो सबसे important चीज़ है, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो डिफरेंस है कि यहाँ पर जो अमाउंट होता है उसे परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है। जो अमाउंट है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का उसे परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर कंपैरिजन किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें भी देखिए जो यहाँ पर उसका फॉर्मेट दिया हुआ है सेम वैसे ही बैलेंस शीट बनाते हैं जैसे हमने पहले देखी थी। यहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का देखो ये कर दिया, अमाउंट लिख दिया। अब प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट उसे परसेंट में कन्वर्ट कर लिया और करंट ईयर का अमाउंट है उसे परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार की जाती है। कॉमन साइज बैलेंस शीट करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी प्रिपेयर करने के लिए जो कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो सेम वैसा ही है जो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था। यहाँ पर प्रीवियस ईयर, यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पर प्रीवियस ईयर को परसेंट में कन्वर्ट किया और यहाँ पर करंट ईयर को परसेंट में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर जो अमाउंट है ना उसे परसेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें थर्ड टूल कौन सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का रेशो एनालिसिस। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर रेशो जो एनालिसिस है उसे एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो रेशो एनालिसिस होता है वो हमेशा दो कंपोनेंट या दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, जो रेशो एनालिसिस होता है वो दो कंपोनेंट या दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में होता है। ये एक तरह का अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है। इससे हम ये देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इससे हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, हम अपना बजट देखते हैं, हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग देखते हैं। तो यहाँ पर रेशो एनालिसिस के थ्रू हम क्या क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो रेशो एनालिसिस में आप जो रेशो एनालिसिस करते हो किसके लिए करते हो, वो देखने के लिए करते हो प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है आपकी फर्म प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी फ्यूचर में। सॉल्वेंसी, ऐसा तो नहीं है कि फर्म दिवालिया हो जाएगी। लिक्विडिटी मतलब डे टू डे जो खर्चे करने हैं उसके लिए फर्म के पास पैसा है कि नहीं। या इफिशिएंसी मतलब काम ऐसा तो नहीं कर रही है कि पैसा ज़्यादा लगा रही है और उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। तो यहाँ पर रेशो एनालिसिस के थ्रू ये चार चीज़ें मालूम की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन किया है अकाउंटिंग रेशो का वो है लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जो हमारा चैप्टर 4 है वो पूरा रेशो एनालिसिस के ऊपर है, अकाउंटिंग रेशो। वहाँ पर हम ये सभी रेशो को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। आज यहाँ पर बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो लास्ट है कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है, हमारे पास से कितना कैश जा रहा है। ये तो कैश की बात हो गई। यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कैश की ही तरह, ठीक है, जो कैश की ही तरह हो उसको भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये जो है ये चैप्टर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर इन सभी को वहाँ पर हम चैप्टर में डिटेल में समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो बेसिक आज आपने समझ लिया कि जो टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड होता है रेशो एनालिसिस एंड जो फोर्थ होता है वो कौन सा होता है, फोर्थ होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बस आज यहाँ पर इतना ही।